विटामिन में से किसको फाइलोक्विनिन के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए विटामिन के जो होता है इसको हम फाइलोक्विनिन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि विटामिन विटामिन जो के 1 होता है उसको हम फाइलोक्विनिन के नाम से भी जानते हैं। और ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ये प्लांट से मिलकर बना होता है। इट इज़ मेड बाय प्लांट, पौधों से मिलकर बना होता है। और पौधों में भी ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? जो भी ग्रीन लीव्स होती हैं, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उन लीव्स में ये विटामिन के 1 पाया जाता है, क्योंकि ग्रीन लीव्स डायरेक्टली कहाँ इन्वॉल्व होती हैं? फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें जितनी भी हरी पत्तियाँ होती हैं, खाने बनाने की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ग्रीन लीव्स सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। और इन ग्रीन लीव्स में ही, प्लांट की ग्रीन लीव्स में विटामिन के 1 यानी कि फाइलोक्विनिन पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट जुलाई 2020 के लिए। मॉक टेस्ट सीरीज़ है। पेपर नंबर 2 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं विज्ञान। सेट नंबर 9 है। प्रीवियस सेट अगर नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई सेक्शन में मिल जाएगा। शिक्षा फॉर नौकरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो का पीडीएफ के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको विज्ञान में हेल्प करेंगे अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। और जिन भी स्टूडेंट्स को विज़न में प्रॉब्लम हो रही है, देखने में बोल रहे हैं कि क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो वो अपने थोड़ा नेट को थोड़ी देर तक चलने दिया करें। उसके बाद क्या होता है कि बफरिंग के बाद में वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बंजी टॉप एक बीमारी है। ऑप्शंस आर आम की, लीची की, केले की या फिर सेब की। तो बंजी टॉप इस जो डिजीज़ है ये होती है केले की। जो बनाना होता है, बनाना में ये बंजी टॉप कैसी डिजीज़ है? ये वायरल डिजीज़ है। इट इज़ ए वायरल डिजीज़ इन कॉज्ड बाय बनाना। ठीक है, बनाना में जो वायरल डिजीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बंची टॉप बोलते हैं। और ये बंची टॉप वायरस होता है एक, जिसको हम बोलते हैं BBTD। BBTD का नाम हो गया बंची टॉप वायरस। ओके, तो ये ऑप्शन बनाना, बंजी टॉप, बी फॉर बनाना, बी फॉर बंजी, टी फॉर टॉप एंड डी फॉर डिजीज। तो इसलिए इसको शॉर्ट में हम BBTD इस नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वायरस होता है BBTD ये किस चीज़ से रिलेट करता है? तो ये बनाना यानी कि केले से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चमगादड़ों में डैश प्राप्त करके अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता लगाने की प्रवृत्ति होती है। जो भी हमारी चमगादड़ होती हैं, जो बैट्स होती हैं, वो किस तरीके से अपने रास्ते में आने वाली जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं उसको किस तरीके से पहचानती हैं? ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अपश्रव्य तरंगों, इंफ्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगें, अल्ट्रासोनिक वेव्स, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चमगादड़ों पे बेस्ड है। भाई आजकल रिसेंटली जो वायरस चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं से ही जनरेट हुआ है। सो क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। करंट अफेयर में भी क्वेश्चन जा रहा है और इनकी चमगादड़ों की यानी कि बैट की स्पेसिफिकेशंस को भी इस क्वेश्चन से डिफाइन किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो चमगादड़ होती हैं वो अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू लगाती हैं। इनमें क्या होती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। तो इन वेव्स अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो होती हैं, ठीक है, ध्वनि ध्वनि तरंगे जो होती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, इनका इस्तेमाल करके और इकोस का इस्तेमाल करके ये अपने रास्तों में आने वाली बाधाओं का पता लगा लेती हैं। और ये एकमात्र ऐसे मैमल है, वन एंड ओनली मैमल्स वन दैट यूजेस साउंड। ये एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो आवाज़ का इस्तेमाल करता है टू नेविगेट बाय यूजिंग दिस ट्रिक। यानी कि अपने आप को नेविगेट करने के लिए, अपने आप को दिशा देने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है। एकमात्र स्तनधारी है जो है बैट, अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करता है। और इस ट्रिक को हम क्या बोलते हैं? ये जो इसकी ट्रिक होती है इस्तेमाल करने की, इसको हम बोलते हैं इको लोकेशन। इसको हम बोलते हैं इको लोकेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इको लोकेशन, बाय विच अ बैट कैन नेविगेट इट्स वे थ्रू साउंड एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दो संचार न्यूरो के बीच एक अंतर पाया जाता है जिसे डैश कहा जाता है। जो दो संचार न्यूरॉन्स होते हैं
उनके बीच के जो गैप को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए श्वान सेल, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सेल बॉडी या रेनवेयर के नोड्स। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसको हम बोलते हैं। और ये क्या होते हैं भाई? जितने भी हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, सपोज वी हैव 2 न्यूरॉन्स, और इन न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है, इस गैप को ही हम क्या बोल रहे हैं? सिनेप्टिक, SYNAPTIC, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसी गैप को हम बोलेंगे। तो क्या होता है कि जब भी कोई न्यूरॉन्स रिलीज होता है तो वो न्यूरॉन्स कहाँ ट्रांसमिट होता है? सबसे पहले इस गैप में ट्रांसमिट होता है और इस गैप के थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स को पास हो जाता है। तो ये जो बीच का गैप होता है इसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और यही पूछा जा रहा है कि जब दो न्यूरॉन्स के बीच जो अंतर पाया जाता है संचार करने के लिए, संचार मतलब एक ट्रांसफ़र करने के लिए न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रेन 25 किलोमीटर की दूरी से 15 मिनट में तय करती है, इसकी औसत गति क्या होगी? एक ट्रेन है जो 25 किलोमीटर की दूरी, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी है? 25 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रही है? 15 मिनट ले रही है। इसकी औसत गति यानी कि स्पीड, एवरेज स्पीड आपको बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए टोटल डिस्टेंस हमें दी है 25 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमें दिया गया है 15 मिनट, डिवाइडेड बाय 60 कर दिया हमने, मिनट दिया गया था, आर में कंप्लीट कर दिया हमने। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गई है, हमारे पास टाइम आ गया, हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस जो कितनी थी हमारे पास 25, डिवाइडेड बाय टाइम कितना था 15/60, 15/60। अब ये 60 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 25 गुणा 60 डिवाइडेड बाय 15 एंड इट विल गिव यू 100 किलोमीटर पर आवर। तो क्या निकल के आई एवरेज स्पीड हमारे पास? 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 100 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। जो औसत स्पीड, एवरेज स्पीड निकल के आई दैट इज 100 kmph। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? कोई भी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेश हम स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आवेश को हम चार्ज को और किसी ऑब्जेक्ट से अर्थ को दे रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आवेश विनिमय, इंसुलेटिंग, भूयोजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी भंडारण। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलते हैं भूयोजन। भूयोजन क्या होता है? इंग्लिश में कहा जाता है इसको अर्थिंग। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अर्थिंग क्या प्रोसेस है। कि अर्थिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन चार्ज, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, आवेशित वस्तु है, उस चार्ज को ग्राउंड सरफेस से कनेक्ट कर देना, यानी कि पृथ्वी से या ग्राउंड सरफेस से जब आप कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उस चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं डायरेक्टली अर्थ पर बाय कनेक्टिंग ए इलेक्ट्रिकल, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की हेल्प से किसी भी चार्ज को, आवेशित वस्तु पर जो चार्ज है उसको ग्राउंड तक ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? अर्थिंग कहलाती है। और इस प्रोसेस के थ्रू हमें क्या फ़ायदा होता है? ये हेल्प करती है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक शॉक अगर किसी को भी लग रहा है तो वो शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि चार्ज कहाँ जा रहा है? डायरेक्टली ग्राउंड पर जा रहा है, अर्थ पर जा रहा है। क्योंकि जो एक्सपोज सरफेस है उसको हमने कहाँ कनेक्ट कर दिया है? अर्थ पोटेंशियल के साथ में, जो अर्थ का पोटेंशियल है उसके साथ में हमने कनेक्ट कर दिया है। तो इसलिए जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक शॉक लगने की प्रोबेबिलिटी होती हैं घर में, वो कम हो जाती हैं अगर हमने अर्थिंग की हुई है अपने घरों में। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसको भूयोजन बोल रहे हैं, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? जो आयरन है उसकी प्योरेस्ट फॉर्म पूछी जा रही है। आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए गड़ा लोहा, जिसको हम बोलते हैं रॉट आयरन। गड़ा लोहा को हम बोलते हैं रॉट आयरन इंग्लिश में। कच्चा लोहा जिसको हम बोलते हैं पिग आयरन। ढलवा लोहा जिसको हम बोलते हैं कास्ट आयरन। ठीक है भाई। एंड डी इज द स्टील, आप सभी को पता है, सबकी इंग्लिश मैंने बता दी है। तो राइट आंसर आपको बताना है लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए गड़ा लोहा, जिसको हम बोल रहे हैं रॉट आयरन जो होता है, ये आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म होती है भाई। इसमें कितने 0.12 से 0.25% का कार्बन मौजूद होता है इसमें, एंड इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो कार्बन की परसेंटेज रॉट आयरन में कितनी है? 0.12 से 0.25% तक
कार्बन की परसेंटेज इसमें पाई जाएगी। रॉट आयरन ए इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दहन क्या है? दहन मतलब जो कंबशन होता है वो कैसी प्रोसेस है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, ये एक भौतिक प्रक्रिया है, फिजिकल प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर बी, केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक प्रक्रिया है, जैव प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो दहन होता है इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? रासायनिक प्रक्रिया है। इन विच सब्सटेंस रिएक्ट, जो भी सब्सटेंस है आपका वो रिएक्ट करेगा किस, विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में सब्सटेंस रिएक्ट करेगा और क्या निकलेगा हमारे पास? हीट रिलीज होगी, यहाँ से ऊष्मा रिलीज होगी और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? कंबशन बोलते हैं, दहन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, इसलिए एक रासायनिक प्रक्रिया है बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथन दिया गया है, इस कथन पर हमें विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार और सही कोड का हमें चयन करना है। अभी कथन बोला गया है कि एक व्यक्ति लाल और हरे रंग के बीच वर्णता में अंतर कर सकता है। एक स्टेटमेंट दिया गया है हमारे पास, ये एक व्यक्ति लाल और हरे रंग के बीच वर्णता में अंतर नहीं कर सकता है। इसका कारण बोल रहे हैं, इसका कारण रेटिना शंकुओं कोशिकाओं का ठीक से विकसित ना होना है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको वर्णहीनता है और वो कलर्स में अंतर नहीं कर सकता, उसका कारण ये है कि रेटिना के जो शंकु हैं वो ठीक से विकसित नहीं हुए हैं। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? क्या पहला सही है, दूसरा गलत है, या दूसरा सही है, पहला गलत है? आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या बोल रहा है? ए एंड आर दोनों ही सत्य हैं, आर ए का सही व्याख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पहले स्टेटमेंट में जो बोला गया है उसका जो कारण है वो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर बी में बिल्कुल सही है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को वर्णहीनता में अंतर नहीं कर पा रहा, कलर्स में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, तो उसका रीज़न यही है कि इसके रेटिना के शंकुओं की कोशिकाएं ठीक से विकसित नहीं हुई हैं। इसलिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ज्वलनशील पदार्थ क्या है? जितने भी हमारे ज्वलनशील पदार्थ हैं वो क्या है? कंबस्टाइल जो सब्सटेंस हैं वो क्या कहलाते हैं? पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवकृत पेट्रोलियम गैस या उपयुक्त सभी? आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है भाई राइट आंसर में? कि जितने भी हमारे पास ज्वलनशील पदार्थ हैं वो पेट्रोल भी है, अल्कोहल भी है और एलपीजी भी होता है। तो उपयुक्त सही इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि ऑल दी अबव सारे के सारे ज्वलनशील हमारे पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, उससे हमें बताना है कि मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। तो आपको ये बताना है कि देखिए जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना जाता है वो किस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसका एक सही क्रम आपको बताना है। तो जो सही क्रम होता है, तो पहला होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम बोलते हैं अंतरण यानी कि इंजेक्शन। सबसे पहले आप खाना खाएंगे, इंजेक्शन प्रोसेस। उसके बाद आता है आपके पास ऑप्शन नंबर ई, खाना आपने खाया, पेट में गया तो क्या होगा? पाचन होगा, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन के बाद आपके पास जो सही ऑप्शन आएगा निकल के, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, अवशोषण। यानी कि आपने खाना पहले खाया, इंजेक्शन लिया, फिर वो पेट में गया, उसको डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। जो खाने से एनर्जी निकली है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन के बाद जो प्रोसेस आएगा दैट इज़ नोन एज ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बोलते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है? एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन के बाद जो प्रोसेस आएगा स्वांगीकरण के बाद, तो वो आएगा इंजेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, निष्कासन, की आप रिलीज़ कर देंगे जो भी अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अब बी को हम एक बार और देख लेते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो सही क्रम में दिया गया है, भोजन किस तरीके से जाएगा? पहले इंजेक्शन होगा, जिसको हम बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, पहले अंतःग्रहण होगा, उसके बाद पाचन होगा, डाइजेशन होगा, देन एब्जॉर्प्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए अब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं, देन स्वांगीकरण होगा और उसके बाद निष्कासन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश दिए गए हैं, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त उत्प्रेरक के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? जो हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस होता है उसमें जो उत्प्रेरक होता है उसके लिए कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है? लोहा होता है, निकिल होता है, एल्यूमिनियम होता है या फिर जस्ता होता है? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इसमें निकल का प्रयोग किया जाता है जो हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस होती है। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? टू प्रिपेयर जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं
वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उस प्रोसेस को तैयार करने के लिए केमिकल रिएक्शन होती है हाइड्रोजन के साथ में, केमिकल रिएक्शन होती है वेजिटेशन में हाइड्रोजन के साथ में। तो वहाँ पर जो प्रेरक कौन सी धातु का जो इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन के साथ, जो धातु दैट इज निकल होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निर्देश दिए गए निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? कौन सी ऐसी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सोडियम, पोटेशियम, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर जिंक? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। एक क्या है सोडियम और 2 क्या है पोटेशियम। तो देखिए सोडियम और पोटेशियम को हम किसके साथ मिलाकर रख रहे हैं? मिट्टी के तेल के साथ, यानी कि कैरोसिन के तेल के साथ मिलाकर रख रहे हैं, कैरोसिन के तेल में डाल के रखते हैं। भाई ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत ही अच्छा रीज़न है कि जो ये सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव हैं। ये किसके साथ में? मॉइस्चर के साथ में। अगर इन्हें खुले एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए, मॉइस्चर के और एयर के कांटेक्ट में रख दिया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा वॉयलेटिंग हो जाएंगे, यानी कि उनके साथ अभिक्रिया करके एक ज्वलनशील पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनको आइसोलेट करने के लिए, किसको? सोडियम को और पोटेशियम को आइसोलेट करने के लिए, जिसमें इससे मॉइस्चर और एयर कांटेक्ट में ना आए, इसको केरोसिन के ऑयल में डिप करके, केरोसिन के ऑयल में लो वेपर प्रेशर पर, तो कैसे प्रेशर पर? भाई ये भी ध्यान रखना है, लो प्रेशर इसकी कंडीशन होती है कि लो प्रेशर पर इसको कैरोसिन में डाल के रखते हैं जिससे कि ये रिएक्ट ना कर पाए। तो राइट आंसर हो गया हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है यार, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प आपको चुनने हैं। कॉलम ए दिया गया है एंड कॉलम बी दिया गया है। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा कॉलम किसके साथ मैच करेगा। तो लैक्टोबैसिलस का क्या प्रोसेस होता है आप ये बताइए। तो लैक्टोबैसिलस किसके साथ में कन्वर्ट होगा? तो देखिए लैक्टोबैसिलस जो यूज़ होता है ये दही के जमने की एक प्रोसेस होती है। प्रोटोजोआ क्या है भाई? प्रोटोजोआ से मलेरिया कॉज होता है। ऑप्शन नंबर सी से ये मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइजोबियम। तो राइजोबियम जो होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसका काम करते हैं ये राइजोबियम। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, विषाणु किससे मैच करेगा? विषाणु किस, एड्स जो होता है वो विषाणु यानी कि वायरस की वजह से होता है। और ह्यूमन जिसको हम बोलते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ए जो है राइट आंसर। ये क्या बोल रहा है? पहला डी के साथ मैच करेगा, यानी कि लैक्टोबैसिलस फर्स्ट है और किसके साथ मैच कर रहा है? डी के साथ, यानी कि लैक्टोबैसिलस में ये बैक्टीरिया होता है जिसके साथ दही जमती है। प्रोटोजुआ क्या है? प्रोटोजुआ क्या होता है? मलेरिया के कॉज करने में काम आता है, यानी कि सेकंड मैच होगा हमारा थर्ड के साथ में। और राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है, जो नाइट्रोजन जितने भी प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम होता है, तो ये नाइट्रोजनीकरण का काम करता है। और नेक्स्ट है गया हमारे पास विषाणु, यानी कि जो वायरस होते हैं वो किसकी, वायरस क्या कॉज करते हैं? यहाँ पर एड्स दिया गया है, तो एड्स जो होता है वो वायरस की वजह से होता है जिसको हम बोलते हैं HIV। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपयुक्त उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्न सवालों का, लोहे के गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है ये आपको बतानी है। ऑप्शंस ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी टिन या फिर तांबा एंड क्रोमियम। लोहे की गैल्वेनाइजेशन की, गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस होता है कि उस पर कोटिंग कर दी जाती है, लोहे पर कोटिंग कर दी जाती है। किस चीज़ की कोटिंग की जाती है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट डाउन कीजिए इसका राइट आंसर। ये मैं प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपको इसका आंसर करना है। तो ये थे हमारे इस वीडियो के आज कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको पसंद आए हो तो यार सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को। सोशल मीडिया साइट्स पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं।